हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उन्हीं सब सीरीज की दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज है। अपनी इस लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज में हमने डे 5 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या कहें इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कवर किया था और ये हमारा आज डे 6 है। अपने इस डे 6 में आज हम देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थीं, ब्रिटिश भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था, धन का बहिर्गमन और विऔद्योगिकीकरण के साथ साथ 1857 का रिवोल्ट और कुछ तथ्यात्मक बातें। ये जो टॉपिक होंगे ना, ये बहुत ही संक्षिप्त हैं, इनमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, तथ्यात्मक हैं और वो तथ्य आपको याद करने हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज का डे 6 है। ऑलरेडी हमने डे 5 में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं को पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हर एक टॉपिक को आपको इम्पॉर्टेंट वाइज फॉर्म में पढ़ाया था, तो उसी दिशा में कई बार क्वेश्चन कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं और उनके संस्थापकों पे प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात आज के जितने भी ये आर्टिकल हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, बल्कि हर एक चीज को फैक्ट के रूप में रट्टा मारना है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि साहब रट्टा कैसे मारेंगे? तो रट्टा मारने के बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होते हैं। आप लोग हमेशा A4 पेपर को कई पार्ट्स में डिवाइड करें, या जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे कि छोटे छोटे आप नोट बना लेते हैं और उनको अपनी दीवार में, अपने लैपटॉप के बगल में, अपने बुक में वहाँ पे पिन कर देते हैं। ठीक है, और उनको रोज आप देखिए। यूपीएससी में लगभग आप ये मान कर चलिए 20% जो चीज़ें होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं और उनको हमें ऐसे ही रट्टा मार के करना पड़ेगा। ठीक है, कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के कौन थे, होम रूल लीग के कौन थे, है ना। ऐसी संस्थाओं के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। दूसरी बात कि जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में किसने शुरुआत की थी, कौन इससे जुड़ा था, ये भी आपको फैक्ट रखना है। 1857 का जो रिवोल्ट है, इस पे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाएगा मेंस में, और कई टाइप का। तो वो हम मेंस में आपको कवर कराएंगे, ना केवल जीएस में और बल्कि ऑप्शनल में भी कवर कराएंगे। लेकिन 1857 के विद्रोह से जो प्रीलिम में क्वेश्चन आता है वो तथ्य का आता है कि कौन कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, वहां पे कौन सा गवर्नर जनरल था, है ना, कौन सा सेनापति था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसकी हम आपको एक लिस्ट अभी बता देंगे, उस लिस्ट को आपको याद करना है। ठीक है, साथ ही इस पे जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, वो है कि 1857 के विद्रोह को किस किस ने क्या क्या कहा। और इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा है आरसी मजूमदार के स्टेटमेंट को लेके, तो मे बी वीडी सावरकर को लेके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, धन के बहिर्गमन का बिल्कुल भी ज्यादा डेप्थ में इसको नहीं पढ़ना है, बेसिक इसमें देखना है। कृषि के वाणिज्यीकरण में केवल एक लाइन देखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है। समझ गए? मोटे तौर पर अगर मैं फिर से कहूं तो ये सब के सब तथ्यात्मक घटनाएं हैं। इनके तथ्यों को हमें काफी अच्छे से याद करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे उतना प्रमुख नहीं होगा। और एक और बात बता दें, अगर आप ये क्लास कवर करेंगे तो लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अवॉइड नहीं करना है। तो बिना देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब थोड़ी सी एक कहानी सुना देते हैं मज़ा आ जाएगा, नहीं तो आप कहोगे साहब ये क्या करवा दिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हो गया, तो 1857 के विद्रोह के बाद कई सारे जो मध्य वर्ग के लोग थे, पहले वो क्या करते थे, अंग्रेजों के समर्थक थे और अंग्रेजों की ही बातें करते थे कि अच्छे दिन आ जाएंगे, महारानी आ जाएंगी तो देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो वास्तव में शोषण करता थी, बल्कि जो नई महारानी आ रही हैं वो शोषण करता नहीं है। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए पार्टी, ये सब के सब एक ही हैं, सब के सब चोर पार्टी हैं, सब के सब, कोई एक राजनीतिक दल नहीं है। ये अपने हित की बात करेंगे, जनता का शोषण करेंगे, ये अपने हित की बात करेंगे, जनता का शोषण करेंगे, और सब के सब उसी ढर्रे पे चलेंगे।
ये इनको परेशान नहीं करेंगे, ये इनको परेशान नहीं करेंगे और ये इनको नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही उस समय ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यही हालत थे। उन्होंने क्या किया कि पहले शोषण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया, और जब देखा कि भारत की जनता नाराज हो रही है तो 1857 के विद्रोह के बाद ड्रामेटिक अंदाज में दिखा दिया कि भाई अब महारानी का शासन शुरू हो गया है, तो अब अच्छे दिन आ जाएंगे और सबके अकाउंट में 14-14, 15-15 लाख रुपए भी आ जाएंगे। रुपए तो आए नहीं, वो बात की बात है, क्यों नहीं आए, वो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे एक बात और बता दूं थोड़ा, क्योंकि हो सकता है आप लोग इसका गलत अर्थ ले गए हों। जो ब्रिटेन की सरकार है या जो उपनिवेशवादी सरकार थी और जो वर्तमान की कोई भी सरकार है 1947 के बाद, इसकी आप तुलना मत करना। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो जैसे कुछ गधे टाइप के देश में लोग हैं ना कि इससे अच्छा तो ब्रिटिश शासन था, वो बहुत बेकार है। ये लोग फिर भी ठीक हैं। जैसे कहा जाता है ना, जब स्टेट की परिभाषा पूछी जाती है तो क्या कहा जाता है कि बुरे से बुरा राज्य अच्छा है, मतलब राज्य बुरा है लेकिन राज्य होना जरूरी है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो यही था कि जब मध्यम वर्ग उसमें साथ में जुड़ा था, उसको लग रहा था कि हाँ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बट अच्छे दिन आए नहीं। और जब अच्छे दिन आए नहीं तो मध्य वर्ग काफी नाराज हो गया। तो उसकी नाराजगी देश के अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग प्रोविंस से शुरू होने की बात होने लगी। और इन प्रोविंस में जो सबसे प्रमुख थे वो थे कलकत्ता यानी कि बंगाल के, पंजाब के, मद्रास के, ये लोग काफी ज्यादा प्रमुख थे। और कहा यही जाता है कि इनमें भी जो सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र था वो बंगाल का था। बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल और उस आज ही का बांग्लादेश है ना, पूरा मिला के बंगाल उस समय का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई थी, और इसलिए भी क्योंकि ये स्टेट होती थी राजधानी। आप देखेंगे कि आए दिन आपको दिल्ली में रामलीला मैदान में कोई ना कोई धरने पे बैठा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट की राजधानी है और सबका फोकस वहीं पे होता है, ठीक है। तो यही काम हुआ कि कलकत्ता जैसे क्षेत्र में काफी ज्यादा संस्थाएं ओपन हो गई और हर एक संस्था अपनी अपनी डिमांड करने लगी। अपनी अपनी डिमांड का मतलब मध्य वर्ग अपनी डिमांड करने लगे, जमींदार अपनी डिमांड करने लगे, किसान अपनी डिमांड करने लगे, आदिवासी अपनी डिमांड करने लगे, जो उदारवादी हैं वो अपनी डिमांड करने लगे। मतलब हर एक अपनी अपनी डिमांड पे लग गया। और जब हर एक अपनी अपनी डिमांड पे लग गया तो अंग्रेज जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे बैठा है, ठीक है। 1 घंटे पहले अंग्रेजों से मिलने कौन आया? आ गए यहाँ पे जमींदार के लोग। 1 घंटे बाद कौन मिलने आए? मध्यम वर्ग के लोग। 1 घंटे बाद कौन मिलने आए? आदिवासी लोग। 1 घंटे बाद कौन मिलने आया? उदारवादी लोग। तो बेचारा अंग्रेज परेशान हो जाता था। उसको लगता था कि 5 जो थप्पड़ हैं वो हमको एक साथ लगे, इससे अच्छा कि इन 5 को हम मर्ज करके एक थप्पड़ बना दें। कि कोई व्यक्ति 5 बार आके हमको थप्पड़ मारे, इससे अच्छा कि कोई एक ही बार थप्पड़ मार दे। तो इस 5 बार के थप्पड़ को एक बार में थप्पड़ तब्दील करने के लिए डफरिन महोदय ने इन सारी संस्थाओं से बोला कि प्रभु तुम सबके सब अलग अलग मत आओ, एक झंडे के नीचे सब आ जाओ और एक झंडे के नीचे आके अपनी आवाज, अपनी मांग हमें बताओ। अब एक झंडे के नीचे आने के कई सारे रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ये 5 कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये 5 वर्ग एक साथ कभी नहीं आ सकते, ऐसा इनको भरोसा था। दूसरा, अगर ये 5 आ भी गए तो आपस में लड़ते रहेंगे कि आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, आज वो होना चाहिए। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे घर में जो स्थिति है, आपके घर में है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे घर में क्या स्थिति है कि जब भी कोई आइटम घर पे खाने को बनने को होगा, ठीक है, और मैं अगर घर पे हूँ तो फिर मेरे से ही पूछ के बनेगा। मतलब आप कह सकते हो ये हमारा घर पे एक तरीके का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है कि जो भी होगा वो मेरे ही मन का बनेगा। और खास बात क्या है कि मान लो मेरा मन है कि मुझे पूरी सब्जी खानी है, मेरी सबसे फेवरेट चीज है, तो पिताजी को पूरी पसंद नहीं है, भाई को पूरी पसंद नहीं है, ठीक है। सिस्टर खा लेंगी, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, माते खा लेंगी, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पूरी सब्जी अगर बननी है तो सुबह अगर हमने कह दिया कि आज एक काम करो पूरी सब्जी शाम को बनाना, तो पूरी सब्जी बन जाएगी तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लोग
ना चाह के भी इनको खाना पड़ जाता है। अब मान लो अगर जैसे पिताजी आके चुपके से बोल गए कि पूरी सब्जी क्यों बना रही हो, इतना अच्छा थोड़ा ना होता है, और वो तो चिक्खू मिक्खू हैं, खाते रहते हैं, मतलब चिक्खू मिक्खू का मतलब वैसी चटपटी चीज़ें ये तेल वाली है ना। हालांकि मैं खाता नहीं, सिर्फ मुझे पूरी सब्जी पसंद है, बाकी ऑयली चीज़ कोई नहीं पसंद है। तो मैं ये करने लगा। फिर मैं जाऊंगा पिताजी के पास कि बताओ आपको दिक्कत है पूड़ी खाने में? बोले नहीं 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 नहीं, खा लेंगे, 2 पूड़ियाँ खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो करते हैं 2 पूड़ी इनको बना दो और रोटी भी बना दो। मतलब क्या, ये तो घर है, हम मान गए। लेकिन कई बार आप देखते होंगे 6 यूनिट घर के हैं, कोई बोल रहा आज ये चावल बनाओ, कोई बोलता कि आज कढ़ी बनाओ, कोई बोलता दही बड़े बनाओ, कोई कहता दाल बनाओ। तो फिर क्या होता है, या तो आप सबका मिलके बनाओ अलग अलग, और या फिर आप कोई एक कॉमन चीज बनाओ कि नहीं कुछ नहीं बनेगा, केवल 4 रोटी बनेगी और सूखी सब्जी बनेगी, बस सबका कॉमन हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों की आवाज दबने लगी। अंग्रेज यही चाहते थे कि सबकी मांगे हम फुलफिल ना करें, और एक एक जब करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबा समय लग जाएगा, और कुछ लोगों की मांगे अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। तो इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस रूपी संस्था का गठन किया। कांग्रेस की शुरुआत कब हुई, कौन से मेंबर थे, ये सब हमने आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दिया। आज हमें इसके पहले की कहानी पढ़नी है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सभी संस्थाओं को बाद में मर्ज कर दिया गया। तो अब हम एक एक संस्था को पढ़ेंगे, उसके संस्थापकों को पढ़ेंगे, और उनके द्वारा बताई गई एक एक बात को दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, ताकि हमारी चीजें कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहें। तो पहली जो संस्था आती है वो आती लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। यूपीएससी ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से याद होगा। ठीक है, लैंड होल्डर्स का मतलब क्या है, जमींदारों की यह संस्था थी। तो सिंपल सी बात है, जमींदारों के हितों की बात करेगी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी ये 1838 में बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्रम लगाने को दे देता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन। तो आप समझ जाना कि हाँ साहब 1838 में लैंड होल्डर्स बनी थी, आर्य समाज 1875 में बना था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बना था। तो ये याद रखना, किसने की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, बाकी हम आपको जब प्रीलिम पैड अभी प्रोवाइड कराएंगे 15 सितंबर से, तो वहां पे हम ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में कलकत्ता में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी पहली ऐसी पॉलिटिकल सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, और इसने जमींदारों के हितों की सुरक्षा, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए, इसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो विलियम एडम्स के द्वारा की गई। ये क्या करती थी, ये कलकत्ता के जमींदारों की सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग देती थी। मतलब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ये जो विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी, उसको सपोर्ट करती थी। ठीक है, दूसरा जो आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा वो ये कि लैंड होल्डर सोसाइटी में कौन कौन शामिल था। कई बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दे देती है यूपीएससी, और 4 से 5 नाम दे देगी कि मद्रास महाजन सभा में कौन कौन शामिल थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड होल्डर सोसाइटी में द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ठीक है, आदि ये जमींदार शामिल थे, और इसलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब दूसरी आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि कई बार आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, ये भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन थी। मतलब जो सरकार में अंग्रेज नहीं थे वो भी इसमें मिले हुए थे। तो इस तरीके से आपको बस इतना याद रखना है कि ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा गठित एक संस्था थी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में, यानी कि लैंड होल्डर्स पहले थी, बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आई। कौन इसकी अध्यक्षता की थी, राधाकांत देव के द्वारा। इसमें कौन कौन लोग थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र और
कृष्णदास पाल, इसने क्या किया, इसने जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी और लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उन दोनों को आपस में मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया। कई बच्चों के दिमाग में आया होगा, साहब इंडियन एसोसिएशन भी तो थी, तो वो अलग है ना। यही तो समझना, यही कलाकारी आपको समझनी है कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनको मर्ज करके बन गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब आपको क्लियर हो गई तो आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भूमिपतियों के हितों की बात करती है। ठीक है, और हिंदू पेट्रियट इसका एक प्रमुख पत्र है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हिंदू पेट्रियट किसका प्रमुख पत्र है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि इसको कौन कौन संपादित करता है, काफी इंपॉर्टेंट पत्र है। जब समाचार पत्र का आगे पढ़ेंगे ना तथ्यात्मक में, तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंडियन लीग के बारे में, अब देखो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है वो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन जो लीग है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें, आपको कई बार भारत संघ नाम दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना कि भारत संघ, भाई साहब हमने तो सुना ही नहीं है। आजकल यूपीएससी बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में ये सारे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल इजी ढंग से इसको करना है कि हाँ साहब, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक और आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। दूसरी खास बात क्या याद रखनी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई। जो पहले इंडियन लीग थी शिशिर कुमार घोष की, उसकी जगह पे इंडियन एसोसिएशन बना। ठीक है, अब एक बात बताएं आपको, यूपीएससी कई बार हो सकता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कि इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था, ये भारत संघ संस्था के संस्थापक थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। ये मध्य वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी प्रमोट करते थे, है ना, आगे चलकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष में प्रमुख भूमिका निभाई, कौन, तो आपको बता देना कि साहब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को सम्मिलित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाकी चंदा बंदा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इन एसोसिएशन ने जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्रमुखता दी। ये तथ्य याद रखना। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी वो जमींदार वर्गों की बात करती थी, और जो इंडियन एसोसिएशन थी ये किस चीज की बात करती थी, मध्य वर्ग की। ठीक है, इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विस मूवमेंट कहते हैं। ये बात याद रखना। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विवाद में आंदोलन चलाए। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बेसिक बता देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। जैसे आप में से कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, कोई तमिल का है, कोई तेलुगु का है, कोई कन्नड़ का, कोई मलयालम का, कोई बिहारी का। ठीक है, तो अब बिहार के हो तो आपकी अपनी लैंग्वेज भोजपुरी, ठीक है, हो सकता है उसमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़पेपर चलते हो, चैनल चलते हो, और आपको काफ़ी आकर्षित करता है, आपकी भावना को टच करता है, आपकी अस्मिता को आपको याद दिलाता है। ठीक है, कोई ब्रज का वासी है तो उसको ब्रज की लैंग्वेज अच्छी लगती है। ठीक, कोई प्रयागवासी है तो उसको अपने प्रयाग की लैंग्वेज अच्छी लगती है। कोई उत्तराखंड का है तो उसको अपनी पहाड़ी लैंग्वेज अच्छी लगती है। कोई नॉर्थ ईस्ट का है तो उसे अपनी असमिया, ठीक है, मणिपुरी, ये लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो उसी में वो ज्यादा समझ पाएगा। जैसे आप मोदी जी को देखना, जब वो गुजरात जाएंगे तो बोलेंगे ना केम छो, मजा में, है ना, तो वही चीजें होती हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। अहम मराठा मानुस, ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बातें हमें समझ में आती हैं। तो उसी चीज के लिए उस समय समाचार पत्र जो कि कई भाषाओं में निकलते थे, जैसे बंगाली में, हिंदी में, उर्दू में, पश्तून में, है ना, या फारसी में, तो इन लैंग्वेज को बैन करना था। क्यों बैन करना था, क्योंकि लोकल लैंग्वेज तो सभी पढ़ लेते हैं ना, बेटा इंग्लिश में भेजो न्यूज़पेपर। अब इंग्लिश को कौन पढ़ेगा, हम जैसे लोग द हिंदू का तो पढ़ नहीं पाते हैं आज भी। ठीक है, इतने मॉडर्न हो गए हम भी, आज हिंदी के जनसत्ता, राष्ट्रीय संस्करण और बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको द हिंदू आता हो पढ़ना, मुझे नहीं आता है पढ़ना, है ना। तो वही चीजें होती हैं
कि ये चीजें जटिल बनाती थी, तो इसलिए वो ये एक्ट लेके आए कि कोई भी व्यक्ति लोकल लैंग्वेज को प्रमोट ना करे और लोकल लैंग्वेज पे न्यूज़पेपर ना छापे। और इसमें कई सारी पत्रिकाएं जैसे अमृत बाजार पत्रिका इसी का शिकार बनी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। वो बंगाली से राती रात अंग्रेजी में हो गई। आर्म्स एक्ट का क्या मतलब है? आर्म्स एक्ट का मतलब ये है कि भारतीय भी हथियार रखेंगे, तो उस चीज को रोक दिया गया। ठीक है, नहीं, भारतीय हथियार नहीं रख सकते। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि किसी भी अंग्रेज की सुनवाई कोई भारतीय जज भी कर सकता है, तो इसको भी रोक दिया गया। समझ गए? तो ये बातें आपको हम पढ़ाएंगे, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। जब हम आपको गवर्नर्स पढ़ाएंगे ना, एक एक गवर्नर के टाइम पीरियड पे कौन कौन सा वर्क हुआ, जैसे लिटन, रिपन, है ना, कर्जन, ये सब फेमस गवर्नर हैं, तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का पत्र था बंगाली, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में हुई थी। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे और 1886 में फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने इसका विलय कर देते हैं संस्था का। ठीक है, तो कांग्रेस से फिर जुड़ जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आती है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। आपको बस तथ्य याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये याद रख लेना आनंद मोहन बोस ने की थी, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आती हैं बंबई में, ये हमने अभी तक पढ़ी थी कहाँ पे? कलकत्ता या कहें बंगाल प्रोविंस में। अब बंबई में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो बंबई में जो पहली संस्था है वो बंबई एसोसिएशन है। दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन किया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पे। अब एक बात बता दो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अभी हमने पढ़ा था जमींदारों की संस्था थी। ठीक है, तो उसी तरीके से बंबई एसोसिएशन का भी गठन किया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गणेश वासुदेव जोशी है ना, इससे जुड़े हुए थे, द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। मतलब दोनों लोगों के द्वारा मिलकर। इसका उद्देश्य था कि सरकार का वास्तविक पर्पस क्या है, या कहें कि ब्रिटिश सरकार किस तरीके से जनता का शोषण कर रही है। और इसमें कई लोग थे, जैसे एच.एस. साठे थे, एच.एस. चिपळूणकर थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुनः सार्वजनिक सभा से कौन कौन संबद्ध था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुनः सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदार और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, यानी कि तीनों का प्रतिनिधित्व करती थी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे कि ये किसानों से नहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो किसानों से वैसे भी बहुत कम ही संस्थाएं जुड़ी थी उस समय, इसीलिए किसान मूवमेंट ज्यादा होते थे, क्योंकि जमींदार खुद ही अपने आप में एक शोषण होता है। आपने गोदान पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा गोबर की कहानी को, है ना। काफ़ी अच्छी कुछ किताबें हैं, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे गोदान पढ़नी चाहिए, भारतीय हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा पढ़नी चाहिए, सव्यसाची भट्टाचार्य की ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हालांकि वो तो पढ़ा ही देंगे, पढ़ा तो हम सब देंगे आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि खाली होते हो तो पढ़ा करो कम से कम। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तलंग के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े थे, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी आप इरेज कर दो। ठीक है, तो ये चीजें आप चाहो तो लिख लो अलग एक कॉपी में। मैंने आज ही एक देवी का नोट्स देखा, मतलब बड़ा अच्छा वो मेहनत कर रही है, उन्होंने अलग अलग सारे नोट्स बना रखे हैं इसी क्लासेस के। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर लोगे तो ये फालतू की इतनी जगह आपको देखनी नहीं पड़ेंगे। आपको जो जगह सारे संजी इतना थक जाते हैं और आप फिर भी बोल रहे हो नोट्स बनाए, तो भाई मत बनाओ, है ना। जितना ज़्यादा लिखोगे आप ही को याद होगा, है ना, तो वही आपकी मर्जी है, बाकी आप जानो। ठीक है, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जैसे कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, वैसे ही मद्रास में गजलू लक्ष्मी नरसूप चेट्टी के द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो याद रखना कि गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मद्रास महाजन सभा में पूछा गया था। तो पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मद्रास महाजन सभा 1884 में गठित हुई। एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू, इन लोगों ने मिलकर इस संस्था का गठन किया था।
ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखनी है। अब बात आती है भारत के बाहर कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन शामिल थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी और मनमोहन घोष। मनमोहन सिंह नहीं, ठीक है, मनमोहन घोष। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो ये कि लंदन इंडिया सोसाइटी का पर्पस क्या था। ये लाइन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस था कि भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। मतलब ये कि अंग्रेजों को बताना कि हाँ कितना गलत हो रहा है। जैसे मैं एक छोटी सी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी मूवी देखी है, मुस्लिम मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, अब मुझे याद ही नहीं है। उसमें गाना बहुत अच्छा है, खुदा का गाना है, नसरुद्दीन शाह की मूवी है, बहुत ही पुरानी मूवी है वो। ठीक है, अब मुझे याद ही नहीं है। तो उसमें यही होता है, उसमें यही एडवर्टाइज दिखाई जाती है, उस महिला को अफगानिस्तान में ले जाया जाता है, वहाँ ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है, जबकि वो ब्रिटिश एजुकेशन से पढ़ी हुई थी। उसके बाप लेकिन वही थोड़ा इस्लामिस्ट ज़्यादा थे, तो अपनी बेटी को वहीं तालिबानियों के पास में जाके सौंप आते हैं और वहीं पे एक सज्जन से उसका विवाह करा देते हैं। अब वो मॉडर्न लड़की कहाँ वो उन मूर्खों के चक्कर में पड़ेगी। ठीक है, तो वो वहाँ से जब भगती है तो वो ब्रिटेन की सरकार को किसी तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से सूचित करती है। तो पूरी की पूरी ब्रिटेन आर्मी जो है, ब्रिटेन फोर्स है, पूरे अफगानिस्तान को घेर लेती है और उस लड़की को बचा के ले आती है। काफ़ी अच्छी मूवी है, अब मुझे याद ही नहीं है, खुदा ये ऐसे कुछ मूवी है वो, बहुत, मुझे मूवी का नाम नहीं याद रहता और ना हीरो हीरोइन याद रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो वही चीज़ है, अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, अगली है हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसका पर्पस क्या था कि ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। अर्थात ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन की संसद को ये बताना कि भाइयों आप लोग कितना हमारा शोषण कर रहे हो, इस शोषण को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, लंदन इंडिया सोसाइटी हो, इन पे क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, वहाँ पे संस्थाओं के बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो भारत में भू राजस्व के संदर्भ में मैं आपको छोटी सी एक कहानी पहले बता देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कभी मॉडर्न इंडिया पढ़ी नहीं है तो उनको ये बातें पूरी क्लियर हो जाएं और फिर इसके बाद ये मॉडर्न इंडिया आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में कि 1757 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ प्लासी, या कहें प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि क्लाइव जो उस समय का गवर्नर था बंगाल का, उसने उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए उसने मीर जाफर का साथ लिया और मीर जाफर के द्वारा षड्यंत्र रच के नवाब को हरा के मीर जाफर को अपना एक कठपुतली नवाब बनाया। ध्यान से सुनना पूरी कहानी। ठीक है, नवाब को बंगाल के नवाब को कठपुतली नवाब बनाया। इसके एवज में जो बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, उसने क्लाइव को बहुत कुछ रियायतें प्रोवाइड की। ठीक है, उन रियायतों में लेकिन कुछ चीजें थी जो नहीं दी थी। वो क्या? दीवानी के अधिकार। दीवानी के अधिकार का मतलब कि ब्रॉड लेवल पे दीवानी के अधिकार नहीं दिए थे, केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। और उन कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर देने से उसकी वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी जो उसको होनी थी। जैसे वो चाहता क्या था क्लाइव, कि उसको बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, यहां से दीवानी मिले, मतलब पूरे के पूरे बंगाल पे उसका अधिकार हो, पूरे के पूरे बिहार पे उसका अधिकार हो, पूरे के पूरे उड़ीसा पे उसका आधिपत्य हो। वो अधिकार नहीं मिला था, तो जिस कारण आगे चल के मीर जाफर को हटा दिया जाता है और इसके बदले मीर कासिम को सत्ता में स्टैब्लिश किया जाता है। अब मीर कासिम सत्ता में आ जाता है और वो जानता है कि हाँ इनकी हमें रियायतें देनी है, लेकिन वो इनकी रियायतें तो देने को तैयार हो जाता है, बट इसके साथ साथ ये और भी डिमांड करने लगते हैं। तो मीर कासिम मीर जाफर की अपेक्षा काफी चतुर और काफी चालाक था। उसने क्या किया, अपने पड़ोस के नवाब यानी कि अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में मिलके और शहादत खां के साथ में मिलके, सुजाउद्दौला के साथ में मिलके एक प्लान बनाता है।
और वो प्लान जब बनता है तो 3 का एक ट्रायंगल बनता है और यही तीनों का ट्रायंगल आगे चल के 1764 में एक फिर से युद्ध करते हैं अंग्रेजों के साथ। और उस 1764 का बक्सर की लड़ाई में फिर से ये हार जाते हैं और हारने के बाद मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया जाता है और पुनः मीर जाफर को लाया जाता है और फिर मीर जाफर से कहा जाता है बताओ अब दोगे? तो इन्होंने कहा हाँ साहब हम दे देंगे। तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी, दीवानी के पूरे अधिकार दे दिए और ये सारे अधिकार कंपनी को मिल गए। और साथ ही यहीं से शुरू हुई एक नई पटकथा। उस नई पटकथा का नाम था क्या? उस नई पटकथा का नाम था द्वैत शासन। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊं, इसको ध्यान से समझना। 1764 के बाद, यह कहें 1765 से जो व्यवस्था शुरू हुई, इसको बोलते हैं द्वैत शासन। ये द्वैत शासन था बंगाल का, ध्यान देना, ये द्वैत शासन था बंगाल का। बंगाल का द्वैत शासन का मतलब कि यहाँ पे निजामत, ठीक है, और दीवानी, ये दोनों अधिकार अलग अलग कर दिए गए। इसीलिए इसको कहा गया द्वैत। द्वैत का मतलब दो अधिकार जो लोगों के पास होते हैं उनको अलग अलग कर दिया। निजामत का मतलब होता है शासन प्रणाली करना, दीवानी का मतलब होता है राजस्व की वसूली करना, राजस्व का मतलब होता है पैसा, शासन का मतलब होता है सेना। अब एक बात बताओ, दोनों विपरीत ध्रुव हैं, मतलब पैसा नहीं होगा तो सेना कैसे रखेंगे और पैसा नहीं होगा तो शासन कैसे करेंगे? तो अंग्रेजों ने इसी चीज को अलग कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुम शासन कम से कम चलाओ और हमें रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा वसूलने दो। पहले क्या होता था कि बंगाल के जितने भी नवाब थे, यानी कि सिराजुद्दौला के पहले भी जो नवाब हुआ करता था अलीवर्दी खां, तो ये लोग अपने यहाँ की जनता को काफी रियायत देते थे। अगर वहाँ की जनता, मान लीजिए उस समय फसल अच्छी उपज नहीं हुई, तो जनता पे इतना ज्यादा प्रेशर करके रेवेन्यू नहीं वसूलते थे, उनका शोषण नहीं करते थे। लेकिन ये तो अंग्रेज थे, ना इनके दिल था ना तो इनके दिमाग था, तो जो ममता है वो नहीं थी। और उसी ममता न होने की वजह से जहां एक और दिल्ली दरबार लगा था, तो वहीं भारतीय शोषण और अकाल से ग्रस्त बेचारे भूख की एक रोटी, एक निवाले के लिए परेशान थे। कहते हैं उस समय के कई सारे जब फॉरेन मतलब अंग्रेज आए थे, चाहे वो वेब मिलर हो, कई सारे लोग आए थे, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में बड़े अनेकों बखान किए हैं। और मैकाले ने भी बहुत कुछ लिखा है, विलियम बेंटिक ने भी बहुत कुछ लिखा है, कर्जन ने भी बहुत लिखा है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन उसका मतलब ऐसा दिखा रहे थे दुर्दशा कि आप देख के ही दंग रह जाएंगे। कॉर्नवालिस ने जब अपनी डायरी लिखी है तो उसमें दिखाया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा देश त्राहिमाम से ग्रस्त था, किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग की जो व्यवस्था थी, कैसे वो दुष्टता का और अकाल का शिकार बनी। लेकिन वही बात है ना कि 70 साल में लूट हुई तो आप कौन यहाँ पे मतलब सबको चांदी के चम्मच में खाना खिलाने लगे, है ना? तो वही बात है, हर एक चीज डिपेंड करती है। तो वही था, पिछले वाले को बुरा बता के अपने को बेहतरीन बनाना। तो ये द्वैत शासन जो शुरू हुआ, ये कहलाया बंगाल का द्वैत शासन। इसमें नवाब को दीवानी के राइट नहीं मिले, मतलब अब जो भी जमीन से रेवेन्यू वसूला जाएगा वो ब्रिटिश कंपनी वसूलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और राजा केवल शासन करेगा, और शासन भी करेगा तो ब्रिटिश कंपनी से पूछ के, क्योंकि कठपुतली नवाब है। लेकिन आगे चल के महत्वाकांक्षाएं कहते हैं ना जब प्रबल होती हैं, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के जो मोती होती हैं वो निष्ठुरता की सीपी में पलती है। तो कहते हैं ना कि जब महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर आया 1773 में। उसने क्या किया कि दीवानी और रेवेन्यू ये जो अलग अलग था इसको समाप्त कर दिया और बोला अब हम सब कुछ हम ही देखेंगे, तुम कौन होते हो भाई, तुम कहां से आए हो? और उसने दीवानी का भी अधिकार खुद में ले लिया और निजामत का भी ले लिया, और इस तरीके से द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति कर दी। इतनी बातें समझ गए? ये तो द्वैत शासन यहाँ समाप्त हो गया। एक द्वैत शासन आप और पढ़ते हैं, वो कब? वो पढ़ते हैं 1784 के अधिनियम में। इसमें क्या हुआ कि जो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया इसके अधिकारों को। मतलब कि एक तो ये व्यापार करेगी और दूसरा ये शासन करेगी। तो जो व्यापार करेगी इसको कहा गया क्या? बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी में, तो इसको बताया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो व्यापार करेगी इसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ये नियुक्ति कर दी गई, इसी को बोला गया द्वैत शासन। ये किस में द्वैत शासन था? कंपनी के अंदर। ये कब समाप्त होता है? 1857 में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें खत्म करके फिर कौन सा पद आता है? भारत सचिव का पद। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक द्वैत शासन और आप पढ़ते हैं, उसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वो द्वैत शासन कब आया? 1919 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें प्रांतों में विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब प्रांतों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसको एक को बोलते हैं हस्तांतरणीय विषय और एक को बोलते हैं आरक्षित विषय। मतलब कि इन चीजों पे कानून बनाने का अधिकार हमारा है, इन चीजों पे आपका। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको शादी किससे करनी है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी नहीं होनी चाहिए, लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, ठीक है, पैसा कितना लोगे, कितना नहीं लोगे, उसको क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? राइट, आपके घर वाले, मम्मी पापा, ठीक है। हस्तांतरित में आपके पास क्या होगा? पिज्जा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, लेकिन छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो, ठीक है। ये हस्तांतरित आपके हैं। किताबें पढ़ना हो पढ़ो, 10 घंटे पढ़ना हो 10 पढ़ो, 12 पढ़ना है 12 घंटे पढ़ो, 16 पढ़ना 16 पढ़ो, ये राइट आपको दे दिया गया। समझ गए? मतलब जो राइट आपको मिलने चाहिए एक्चुअल में वो आपको नहीं मिले। कि हाँ यार कम से कम लव मैरिज ही करने का राइट दे दो, कम से कम किसी कन्या को पसंद करने का राइट दे दो, तो वो राइट आपको नहीं दिए, वो मम्मी पापा के पास आरक्षित हैं। अगर आप विद्रोह कर दोगे तो फिर देश निकाला होता है ना, वैसे तो वही घर निकाला की स्थिति फिर आ जाती है। तो ये द्वैत शासन आप समझ गए, मतलब तीनों द्वैत शासन आप समझ गए। तो जब तीनों द्वैत शासन आप समझ गए और 1772-73 के समय जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए और उन्होंने बंगाल की दोनों व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया और केवल सब कुछ खुद से कंट्रोल करने लगे, तो उनके सामने सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आई कि हम कैसे रेवेन्यू की वसूली करें। तो रेवेन्यू की वसूली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होनी थी। क्यों होनी थी? क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था जहां पे इन्होंने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की, वहां पे वास्तव में जमींदार वर्ग मौजूद था और खेत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। जब इन्होंने साउथ इंडिया में गए और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में गए जहां इन्होंने महालवाड़ी क्षेत्र को लागू किया, तो वहां पे क्या दिक्कत थी? किसान छोटे छोटे थे, जमींदार वर्ग प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए वहां पे महालवाड़ी लागू कर दी। रैयतवाड़ी क्यों की? क्योंकि इनको ये लगता था कि किसानों से हम डायरेक्ट पैसा वसूल लेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जमींदार अब्सेंट होता था। और ये एक और बात बताएं आपको कि जमींदारी जो व्यवस्था थी इसमें फिक्स था रेवेन्यू कि हमेशा इतना ही रहेगा, मतलब स्थायी रेवेन्यू की बात थी, लेकिन इन दोनों में अस्थायी कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को शुरू में तो लगा 1789 के टाइम पीरियड पे कि चलो हमको रेवेन्यू स्थायी मिलेगा तो हमारा बेनिफिट होगा और भारतीय किसानों को इतना, भारतीय जमींदारों को इतनी प्रॉफिट ही नहीं होगा। लेकिन 19th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई, या कहें 18th सेंचुरी का जब एंड होने लगा, तो क्या हुआ कि जमींदार वर्ग काफी ज्यादा पैसा कमाने लगे, वो काफी ज्यादा मतलब इनकम कमाने लगे। तो इनको लगा अंग्रेजों को, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमारा तो रेवेन्यू फिक्स है और इनकी तो इनकम बढ़ रही। तो इन्होंने सोचा अब जो हम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करेंगे, जो महालवाड़ी लागू करेंगे, इसमें फिक्स रेवेन्यू नहीं रखेंगे बल्कि इसको हर बार चेंज करते रहेंगे। इतनी बातें समझ गए आप? चलिए इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। अब हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे और इसी के अंतर्गत जमींदारी क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या है, ये तथ्य आपको याद रखने, कहानी बस समझने के लिए थी, इतनी ही कहानी याद रखना। बाकी कुछ बच्चे कहेंगे सर शाह आलम द्वितीय की और कहानी थोड़ी सुना दो ना, तो वो सब आगे सुनाएंगे, अभी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बस बेसिक मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन का अंत करके राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में दे दिया। अब आपको अच्छे से पता है। अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी है ना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में कहानी पूरी समझा देना, ठीक है। इन्होंने एक 5 वर्षीय व्यवस्था की शुरू में शुरुआत की जिसे इजारेदारी व्यवस्था बोलते थे, या कहें जिसको फार्मिंग सिस्टम बोलते थे। लेकिन आगे चलकर इस व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा था, और इसके लॉस होने के बाद इन्होंने इसे 1 वर्षीय कर दिया, लेकिन ये भी कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई। और जब ये फायदा नहीं पहुंचा पाई तो आगे चलकर जब कॉर्नवालिस आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, तो उन्होंने जमींदारी स्थायी और इस्तमरारी बंदोबस्त या कहें व्यवस्था, चाहे इसको आप जमींदारी कह लो,
चाहे स्थायी कह लो चाहे इस्तेमारी कह लो। अब मैं बताऊं क्या, जमींदार इसकी वसूली करते थे इसलिए जमींदारी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू फिक्स था कि इतना ही देना है। इस्तेमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का समझौता होता था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये देखो फार्मिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एक समझौता होता था, ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी एक तरीके की, ठीक। तो इस्तेमारी, इतनी बातें आप समझ गए कि क्यों कहा जाता था। इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो ये भी पता चल गया इसको कौन शुरू किया, कॉर्नवालिस ने 1790 में। और ये एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब अगले 10 वर्षों के लिए फिक्स रेवेन्यू की एक व्यवस्था थी, इसलिए इसे जमींदारी और मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें लगान की वसूली कौन करता था, जमींदार। इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। जब ये व्यवस्था लागू की गई तो इसके अंतर्गत जो रेवेन्यू की बात हुई वो हुई लगान वसूली 10/11 भाग सरकार को मिलेगा और 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाएगा। अब आप लोगों को ये भाग नहीं समझ में आता होगा, ठीक है, तो ऐसे समझो 10/11 दिया प्लस 1/11 दिया। अगर मैं इसको एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा, टोटल एक ही आएगा ना। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ पे 10/11 का मतलब क्या है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं तो होगा 11,99, ठीक है, और 11,99 मतलब 99% जो रुपया है। अगर 100 रुपए की कोई चीज है और 100 रुपए में 99 रुपए मिलते थे अंग्रेजों को और 1 रुपया देता था वसूली करने वालों को, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। खास बात क्या है कि इसमें जमींदारों के साथ तो रेवेन्यू फिक्स था, लेकिन किसानों के साथ जमींदारों का कोई रेवेन्यू फिक्स नहीं था। तो इससे किसानों से ज्यादा रेवेन्यू वसूली करते थे जमींदार, जो कि आगे चल के शोषण का सबसे बड़ा एक एलिमेंट बना, ठीक है। और इसी के साथ 1793 में सरकार द्वारा जमींदारों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिला, जिसमें सूर्यास्त का नियम इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि सूर्यास्त के नियम का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था, तो आप बता देना साहब स्थायी बंदोबस्त से या कहें जमींदारी व्यवस्था से, इससे था, ठीक है। जो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये किन किन क्षेत्रों में थी और कितने प्रतिशत भाग पे थी। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में थी और 19% यानी कि 19% भारत के जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसमें ये लागू थी। समझ गए। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये प्रभाव क्या पड़ा आप चाहें तो पढ़ लेना, किसी काम का नहीं है। बस ये याद रखना सूर्यास्त का नियम का संबंध इसी से है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो इसके बाद एक चीज और याद रख लेना कि फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है, जमींदारी व्यवस्था की जांच करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, यानी कि किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, ठीक। अब यहाँ पे किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया तो बीच के बिचौलिए समाप्त कर दिए गए, यानी कि मध्यस्थों को समाप्त किया गया। और जब मध्यस्थों को समाप्त कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने 51% भाग में लागू किया। 19 यहाँ है, 51 यहाँ, टोटल कितना हो गया 70। अब बचा कितना 30, तो 30 में क्या होगा महलवाड़ी, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसको कौन स्टैब्लिश किया था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जो कि 1792 में 12 महल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये नाम याद रखना, टॉमस मुनरो किससे संबंधित हैं, कैप्टन रीड किससे संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा है, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और कॉर्नवालिस, इनमें से किनका संबंध रैयतवाड़ी से। तो कॉर्नवालिस तो आपको अच्छे से पता है कि वो स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भाग में लागू किया गया। मद्रास में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1792 में, ठीक है। तो ये याद रखना दोनों चीजें आपको, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। कौन कौन से क्षेत्र थे, बंबई था, संपूर्ण दक्कन का जो क्षेत्र था वहां पे, क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद हो गई, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ये चीजें क्लियर है, ठीक। पढ़ना हो तो एक बार रीडिंग मान लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। अब बात आती है महलवाड़ी। महल का मतलब क्या होता है, महल का मतलब ये होता है लंबरदार। लंबरदार का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ग्राम प्रधान की तरह कई सारे चमचे टाइप के नहीं होते हैं जो आपके गांव में बहुत बड़े अपने आप को बन के समझते हैं। कोई भी आपके यहाँ दिक्कत हो जाएगी तो लोग सबसे पहले आ जाएंगे और वैसे अच्छी बातें होंगी तो कतई नहीं आएंगे, ठीक है।
तो उन्हीं को महाल बोला जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा लंबरदार लंबरदार, जैसे मुझे याद है ये वर्ड मेरे पिताजी को लोग बहुत कहते हैं, लंबरदार लंबरदार, है ना। और मतलब थोड़ा जाति सूचक शब्दों से भी मतलब बुलाते हैं, है ना, वो हम आपको बताना नहीं चाहते, तो वैसे ही बुलाते रहते हैं, और साहब, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वही चीज़ थी, ठीक है। तो उनको मालवाड़ी बोलते हैं। हम मैंने जब पढ़ा था मालवाड़ी व्यवस्था 2012 के समथिंग, और उस समय जब बिजनेस में लोग बुलाते थे तो मुझे याद है तब मैं पिताजी से कहता था, जानते हो ये क्यों बुला रहे हैं आप लोगों? बोले क्यों? हमने कहा आप रेवेन्यू वसूलते थे अंग्रेजों के समय में तो हंसने लगते थे। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मालवाड़ी क्या है? माहल का मतलब गांव, एक पूरा का पूरा गांव। उस गांव में एक व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसको लंबरदार बुलाते थे, और उसको एक कुछ अमाउंट दे दिया जाता था कि ठीक है बेटा तुम वसूल के लिया ना, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है माहलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। जैसे आपने वो देखी है ना लगान मूवी आमिर खान वाली, उसमें कौन था? उसमें वही था माहल, ठीक है ना। आप देखा होगे वो जाते हैं मुखिया वहाँ पे मिलने, ठीक है, तो वो माहल ही थे। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1819 में या कहें 1822 में से कानूनी रूप दिया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड व जेम्स थॉमसन ने अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। मतलब माहलवाड़ी से कौन कौन संबंध है? हॉल्ट मैकेंजी है, मार्टिन बर्ड है, जेम्स थॉमसन है। तो ये नाम आपको याद रखने। कहाँ कहाँ पे थी? मध्य प्रांत में थी, उत्तर प्रदेश में थी, पंजाब में थी, ठीक है, यानी कि 30% एरिया पे थी। और आपको पता है जो लगान मूवी बनी है वो मध्य प्रांत को ही ध्यान में रख के बनाई गई, ठीक है। तो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये व्यवस्था थी और 30% भागों में थी। और ये सब अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है, ये ध्यान रखना। स्थायी का मतलब होता है रेवेन्यू फिक्स, अस्थायी का मतलब रेवेन्यू हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना, ये चाहना तो आप पढ़ लेना, ठीक है, कि इससे गांव का जो मुखिया है, प्रधान है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब ब्रिटिश काल में जुड़ी कई सारी प्रथाएं थी, जैसे तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब होता था कि ये पूरा खेत है, इस खेत में मान लो काफ़ी सारे हिस्से हैं, ठीक है। अब इन हिस्सों में 3/20 भाग पे, मतलब 1, 2, 3 और ये लगभग इधर 20, तो इतने भाग पे आप खेती करोगे नील की, बाकी में आप अपने खाने पीने की वस्तुएं उपजाओ। इसी को बोलते थे तीन कठिया पद्धति, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट की थी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा का मतलब क्या होता है कि एडवांस में किसी को पैसा दे देना। जैसे आप देखते होंगे, आप लोगों को शायद पता है ना पता हो, अभी कुछ दिन पहले पेप्सिको का एक विवाद आया था। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता। पेप्सिको का एक विवाद आया था। क्या विवाद था? कि पेप्सिको जो आपको चिप्स वगैरह खिलाती है, अंकल चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो पेप्सिको जो चिप्स बनाती है तो इसके लिए किसानों को पैसा देती है कि आप इसी वैरायटी की आलू की उपज करेंगे और ये वैरायटी केवल आप हम ही को बेचेंगे, हमारी ही फैक्ट्री में। किसानों ने क्या किया था, उस वैरायटी की फसल को अदर चिप्स बनाने वाली कंपनियों को बेचने लगे थे, ठीक है। तो इन्होंने इसी ददनी प्रथा की या पेशगी या कहें अग्रिम की बात की कि साहब हम इनको एडवांस में पैसा देते हैं और ये ऐसे काम नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग अभी टिफिन खाते हो, ठीक है, टिफिन सर्विस लेते हो, तो टिफिन सर्विस में क्या करते हो, एडवांस में ही तो पैसा देते हो आप उसको, तो वो आपको फिर खिलाता रहता है पूरे महीने, ठीक है। वो बात अलग है, उसके पास पैसा होता है, बट एडवांस में तो देते ही देते हो ना। तो वही चीज़ है ये ददनी प्रथा। समझ गए इतनी बातें? तो इसी को आपको यहाँ पे समझना था कि ददनी प्रथा क्या है। अग्रिम राशि दे के एक तरीके से करारनामा करा लेना या समझौता करा लेना, ठीक है। अगला है दुबला हाली प्रथा। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। दुबला तथा हाली कहलाने वाले जो भूदास होते थे वो मालिकों को अपनी संपत्ति और श्रम का संरक्षक मानते थे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बेचारे नौकर होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, वो सब कुछ मालिक को ही समझते हैं। मालिक अगर 2 रोटी दे दे तो कुत्ते की तरह भौंकेंगे, ठीक है, मालिक ना भी दे तो भी कुछ नहीं, मतलब मालिक की बुराई कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइप के गंदे टाइप के कुछ होते हैं, दास टाइप के, वो दास बने रहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में भी, है ना। मतलब उन्हीं को मालिक ही मालिक सब कुछ, जबकि वो चाहें तो जिंदगी अपनी अच्छी गुजार सकते हैं। अब यही होगा कि कुछ लोग कहेंगे सर नमक हलाली तो नहीं कर सकता ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा कृषि का वाणिज्यीकरण। यूपीएससी ने सिंपल सा एक बार क्वेश्चन पूछा है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या आशय है। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से सामान्य सा आशय है कि खाद्यान्न फसलों के अलावा नगदी फसलों या बाजार आधारित फसलों की उपज को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कपास और तंबाकू।
इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना। बाकी आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना, समझ में आपको आ जाएगा। वाणिज्यिकरण का मतलब होता है व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, जैसे गन्ने की, है ना, कपास की, जूट की, रेशम की, ये फसलों की उपज करना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अच्छे से पता है कि भारत में वाणिज्यिकरण का कितना निगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने बड़ा टैक्स इम्पोज कर रखा था। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे धन के बहिर्गमन की। धन के बहिर्गमन का मतलब ये होता है कि हमारे देश से धन दूसरे देश में चला जाना। ठीक है, इसमें खास तौर पे आपने जॉन सुलिवन का स्टेटमेंट एक सुना होगा। जॉन सुलिवन क्या बोलते हैं कि हमारी जो प्रणाली है, ब्रिटिश शासन की प्रणाली, वो एक स्पंज की भांति कार्य करती है। वो गंगा की रेतीली जगह से वहां से सोखती है पानी को और ब्रिटेन की टेम्स रिवर में निचोड़ देती है। ठीक है, वो यही मतलब था कि गंगा से जो भी अच्छे अच्छे संसाधन है, जो भी रेवेन्यू है, वहां से हम रेवेन्यू पूरा वसूलते हैं और उसको ब्रिटेन के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री एरा काफी ज्यादा बूस्टअप होता है। ठीक है, तो ये बात थी उनकी। तो इसी चीज को प्रूफ किया है दादा भाई नौरोजी ने, और सबसे पहले इन्होंने ही धन के बहिर्गमन का कॉन्सेप्ट दिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारे यहाँ से कैसे होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ गरीबी तो है लेकिन ब्रिटेन का शासन भी नहीं है। समझना है, यहाँ पे हमारे यहाँ गरीबी तो है लेकिन ब्रिटेन का शासन भी नहीं है। अगर ब्रिटेन का शासन होता तो हमारे यहाँ गरीबी ही ना होती, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, और खास बात क्या है कि इसके लिए इन्होंने किस संस्था का उपयोग किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नाम का एक लेख प्रस्तुत किया, और ये किस पुस्तक से रिलेटेड था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन हमारे धन का शोषण कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे आज भी हमारे देश में कुछ है ना, तालिबान का समर्थन करने वाले गधे टाइप के लोग, तो उसी तरह उस समय भी कई सारे ऐसे लोग थे कि जो भारतीय राष्ट्रवादियों के खिलाफ बातें करते थे, अर्थात अंग्रेजों के चमचे हुआ करते थे, जिनमें सर सैयद अहमद खां का नाम प्रमुख है। ठीक है, इन्होंने मतलब कहा कि नहीं 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 नहीं, अंग्रेज अच्छे हैं, तुम गलत हो। और एक बात बताएं, हमारे देश में ना मतलब कुछ टाइप के नेता हैं जो मतलब मसीहा बन के आ जाते हैं। जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी को समझते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी के चक्कर में बेचारा देश का मुसलमान परेशान रहता है, उसको गलत नजरों से लोग देखने लगते हैं। और कई मतलब मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो मतलब जानबूझ के भारत में ऊट पटांग के तथ्य न्यूज चैनल में आके ऊट पटांग का हिंदू मुस्लिम करवाते रहेंगे। जबकि मैंने आज तक ऐसा मुसलमान नहीं देखा जिससे मेरी बात हो रही और वो मेरे से लड़ रहा हो कि भाई तू हिंदू है, चल तलवार निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है देश में। लेकिन ये ना, इन गधों के चक्कर में अगर ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम, तो फिर कैसे वो होगा ना, इनका धंधा कैसे चलेगा। और वरना आप देखना कभी भी दिवाली में वही चचा मतलब दुकान लगाए हैं, ठीक है, अब वही आप उनके लिए ईद में सेवैयाँ वगैरह सब बेच रहे हो, तो वहाँ का हिंदू मुसलमान आता है। लेकिन ये लोग करते हैं। तो उस समय भी ऐसे ही कुछ सज्जन हुए थे, सर सैयद अहमद खां सरी के। कायदे से इन लोगों को देशद्रोही की कैटेगरी में डालना चाहिए, और उस समय से ही डाला गया है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज का मुस्लिम समाज जो है वो इनको अपना रोल मॉडल मानता है। अरे भाई, कैसे कोई भी हो, चाहे हिंदू है मुसलमान कोई भी हो, अगर वो उसने देश के हित में काम नहीं किया तो देशद्रोही है, कोई भी हो, चाहे जो भी हो। जैसे मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें बहुत बढ़िया उसने जवाब दिया। उसने बोला कि हमने कुछ भी किया हो भारत में 200 वर्षों तक, कुछ भी किया हो, लेकिन हमने एक काम जो नहीं किया, जो हमें नहीं जो करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, वो क्या कि हमने कम से कम उनके गांधी को नहीं मारा। और दुर्भाग्य उस देश का ऐसा है कि वहां के लोगों ने अपने ही गांधी को मार दिया। तो ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये मैं शायद गांधी म्यूजियम में ही मैं पढ़ रहा था बुक को। तो वही चीज़ है। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। एक और लेखक है महादेव गोविंद रानडे। एक मैं यहाँ पे एक लाइन और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं, जैसे आरसी दत्त हैं, है ना, इनकी बुक है क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है।
एक नाम है महादेव गोविंद रानाडे का, एक नाम है दादा भाई नौरोजी का, एक नाम है आरपी दत्त का, जिनकी बुक है इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। ये सबके सब इकोनॉमिक हिस्टोरियन है उस समय के, मतलब अर्थशास्त्र पे ब्रिटिश इकोनॉमी कैसी रही है उसकी बात करने वाले ये काफी बड़े इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। तो एक बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कौन आर्थिक मतलब कह सकते हो इतिहासकार हैं या आर्थिक ये उस समय के व्याख्याकार थे। तो आप बता सकते हो कि महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त यानी कि आरसी दत्त और आरपी दत्त दोनों थे। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे के बारे में देखिए क्या कहा था, राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है रमेश चंद्र दत्त के बारे में, आरसी दत्त के बारे में। आरसी दत्त ने अपनी बुक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें भी इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की चर्चा की है और इसी पुस्तक को भारत की पहली इकोनॉमिक हिस्ट्री की बुक कहते हैं। आप लोग जब हिस्ट्री ऑप्शनल हमसे पढ़ोगे ना तो ये भी बुक कवर हो जाएगी, ये भी बुक कवर हो जाएगी, मतलब दादा भाई नौरोजी की, और रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे भी कवर हो जाएगी, सव्यसाची भट्टाचार्य की भी ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रीलिम पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे बात आती है अमृत बाजार पत्रिका, इसने भी धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में से नंबर 1 रहे ये। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब आप याद रखना, कई बार कहो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दे दे, आपको लगेगा अरे भाई ये थोड़ा ना थे, तो ये भी थे। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है विऔद्योगिकीकरण। विऔद्योगिकीकरण का मतलब होता है, औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, कहीं पे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना। विऔद्योगिकरण का क्या मतलब है, जो स्टैब्लिश इंडस्ट्री उनको समाप्त करना। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि 1813 में भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत कर दी गई थी और भारत में जो भी कुटीर उद्योग थे, जो भी हस्तशिल्प थे, उनको तबाह कर दिया गया और ब्रिटेन ने किस तरीके से मतलब पूरी बर्बादी कर दी, वही है एक तरीके का विऔद्योगिकीकरण। ठीक है, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं कि भारतीयों की हड्डियाँ पूरे मैदानों में बिखरी हुई पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या बताएंगे उनको। ठीक है, विशेष आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। भारत में नए उद्योगों की स्थापना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस पढ़ लेना। देखो ये एक रीडिंग मार लेना तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, कि हाँ ये एक्ट आए थे, ये चीज़ें हुई थी। बाकी जब हम आपको 1813 का 1833 का एक्ट पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि 1813 के एक्ट में कैसे मोनोपोली समाप्त हुई, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, 1833 में पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको वहाँ पे पता होंगी। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आते कि पहली मिल कहाँ लगी थी, दूसरी मिल कहाँ लगी थी, फिक्की क्या था, ये कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है। हाँ ये याद रखना कि हालैंड आयोग का संबंध किससे है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन आपको पता है। इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भी भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की थी। बस आपको यही 2-3 तथ्य यहाँ पे याद रखने, बाकी चाहना तो पढ़ लेना कि बम्बई में कौन सी सूती वस्त्र बनी थी, है ना, पूछेगा नहीं आपको। टिस्को याद रखना 1907 में बना था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार टिस्को पे और फिक्की पे पूछा जा सकता है क्रम लगाने को। ठीक है, तो आपको याद रखना फिक्की 1927 में आई थी, टिस्को 1907 में आया था। ठीक है, यानी कि कर्जन के टाइम पीरियड के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद। बाकी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये चीज़ें कवर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया। अब 1857 के विद्रोह, मैंने बताया कि आपको ज़्यादा मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना है, खाम का कहानी वगैरह पूरी रट्टा मारोगे, आएगा है नहीं क्वेश्चन। ठीक, तो बस इतना जान लो कि 1857 के विद्रोह में कई सारे केंद्र थे। ठीक है, कई सारे केंद्र थे, जैसे आप ये सारे केंद्र देख रहे हो, दिल्ली था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी ग्वालियर था, जगदीशपुर बिहार था, फैजाबाद था, इलाहाबाद बनारस था, बरेली था। इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज है, तो प्रयागराज ही देखना। ठीक है, दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने, झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खां। ये 2 नाम याद रखना। यहाँ पे 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे कि खान बहादुर खान थे।
तो बरेली में खान बहादुर खान थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, फैजा कैसे याद रखोगे, दो मात्राएं यहाँ पे हैं, दो मात्राएं यहाँ पे हैं, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, बाकी इलाहाबाद में लियाकत अली थे, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो ब्रिटिश दमन करता निकोलसन, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये याद नहीं याद रखना है, बस ये इंडेक्स देख लो कौन कौन इसमें थे, कौन कौन ने विद्रोहियों ने वो किया। जो क्वेश्चन आएगा इस पर मे बी वो क्वेश्चन आएगा किस चीज़ पे कि किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, ये इस चीज़ पे क्वेश्चन आएगा और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा है। जैसे पूछ सकता है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, किसने कहा, L.E. रीस ने कहा। ये राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह, किसने कहा, बेंजामिन डिज़रायली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, R.C. मजूमदार ने कहा है, इस पे पूछा जा चुका है। ये पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, सीले, जॉन सीले, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस ने कहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, T.R. होम्स ने कहा, पूछा जा सकता है। अब देखो कुछ गधे टाइप के टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रीलिम की क्लास में इन्हीं को डिटेल में पढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि उनको हिस्ट्री कितनी आती है। अरे भाई जब पूछेगा ही नहीं तो क्या करना है, सिद्ध थोड़ा ना करना है। अगर मैं इन सारी लाइन को भाई साहब आपके सामने अगर एक्सप्लेन करूँ ना मैं ईमानदारी से, तो ये मानकर चलना कि लगभग 5 घंटे में या 6 घंटे में मैं कवर कर पाऊंगा एक एक क्लास, क्योंकि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैंने 1857 को कवर करने के लिए लगभग 9 से 10 बुक कवर की अलग से 1857 से। बाकी जो बुक हम मॉडर्न इंडिया की पढ़ते हैं उनमें तो होता ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ना पड़ा। ठीक है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित संग्राम था, B.D. सावरकर। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे पूछा जा सकता है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम व W. टेलर के द्वारा। आपको पता होगा, आप लोग मुखर्जी नगर में जो लोग रहते होंगे तो मुखर्जी नगर के पास में ही आउट्रम लेन भी है ना। तो इतनी बातें आप याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ये लिस्ट आप चाहे चिपका के लगाओ या तो हम आपको प्रीलिम पैड में प्रोवाइड ही कराएंगे, लेकिन लिखना तो फिर भी आप ही को, ऐसा तो है नहीं प्रीलिम पैड निकाल के चिपका दोगे, है ना। तो याद रखना, और याद रखना यहाँ पे कई सारी बुक्स, इन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हर एक बुक का नाम आपको पता हो, प्रीलिम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और जब भी आप मेंस लिखते हैं वहाँ पे भी काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 B.D. सावरकर, ये आप याद रखना। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, ये भी याद रखना। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार, ये भी याद रखना। ठीक है, ये तो नहीं याद रखना है आपको, ये भी नहीं याद रखना है। हाँ, द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 आ सोशल एनालिसिस H.P. चट्टोपाध्याय, ये याद रखना। द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान, ये भी याद रखना। और 1857 S.N. सेन, ये तो जरूर याद रखना। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है और ये सिंगल 1857 है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद हो गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको यहाँ पे कवर करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी कांग्रेस से पूर्व की स्थापना, या कहें कि आज हमने 1885 से पहले तक यानी कि 1857 तक कवर कर लिया। ठीक है, 1857 तक की हमने घटनाएं कवर कर ली। अब हम 1857 के पहले जाएंगे, मतलब बक्सर वगैरह, ये युद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। हो सकता है कि हम देखें क्या, आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ठीक है, समाचार पत्र और कुछ तथ्य और देखेंगे, तो वो हमारा कवर हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट और आएगा, मतलब टोटल हमारे 8 पार्ट में पूरी मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगी। उसमें जो भी मिसलेनियस बचेगा, जैसे ब्रिटिश भारत में कैसे जीत हुई, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आंदोलनों के साथ, मतलब युद्ध करने वाले आंदोलन नहीं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।